बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी है, मुआशी अशारियों में बातदरीज बेहतरी आ रही है। जबकि जो सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है कि हम अपनी हदूद में रहना चाहते हैं, हमें हदूद में रहने दें कि आप आइन नहीं बनाते, आइन और कानून हम बनाते हैं। जबकि बानी PTI की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि अगले चीफ जस्टिस की तकर्री का ऐलान जल्द किया जाए। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मखसूस नशिस्तों का जो मामला है उस पर इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास भी आज बेनतीजा ख़त्म हो गया। ये मखसूस नशिस्तों पर जो अदालती फैसला है, इसमें इतने वहाम क्यों जन्म ले रहे हैं? ये जी बिल्कुल एक बेवक्त की, मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या हिकमत है, लेकिन ये है कि एक बिल्कुल बेवक्त की रागनी जिस वक्त बजट के इश्यूज हैं और सिक्योरिटी क्राइसिस है और बहुत सारे मामला मुल्क में चल रहे हैं, तो ये आईनी अदालत और ये जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है ये भी तो आईनी अदालत है, ये कोई गैर आईनी अदालत तो नहीं है जी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। तो अब उसमें यह है कि और यहाँ पे सारे मामला हल होते रहे हैं इससे पहले भी, तो इस वक्त अचानक एक यानी तमाम मुल्क की सबसे बड़ी अदालत, अच्छा वो जो अदालत बनेगी उसका जो चीफ जस्टिस होगा, अगर वो बन गई तो वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहलाएगा। यानी वो जो अदालत होगी वो उसका चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो उस आईनी अदालत के सरबराह होंगे, जो अभी कहीं पर मुझे तो उसका तो ना कोई ज़रूरत नज़र आ रही है। बहरहाल देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में नंबर्स पूरे हो जाते हैं, नहीं होते, क्या होता है। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये जो है ना मामला, जो मैं बार बार बात कह रहा हूँ कि ये जो जब अदालत आज़ाद अदलिया बहाल हुई थी तो उस बहाल होने में ये उसका हिस्सा था 19वीं तरमीम। यानी 19वीं तरमीम जो आई थी जी, वो गन पॉइंट पे आई थी, कैसे वो जो भी थी वो उसका हिस्सा था 19वीं तरमीम। ये मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ। और ये मैं आपको सिर्फ ये बताऊँ कि अगर हम 37 स्लाइड हम जरा माजी में चले जाएं तो एक्सप्रेस ट्रिब्यून 37 स्लाइड जरदारी साहब ने जब इस पर साइन किए तो उन्होंने कहा कि ये जो है ये अगले साल की जमहूरियत का एक तोहफा है। अच्छा, फिर उसके बाद जब ये सेनेट से मंजूर हुई 31/12/2010 38 स्लाइड एक्सप्रेस ट्रिब्यून, तो ये तमाम लोगों ने इसके हमायत में वोट डाला, तमाम लोगों ने। यानी उसमें आप ऐसी कोई तरमीम शायद ही पास हुई हो, अगर हम इस स्लाइड का कोई बाकी हिस्सा है तो उसको दिखा सकें, या हम उसको दिखा लें जो कि 39 में हम चले जाएं। तो ये जो जब ये पास हुई नेशनल असेंबली से, अच्छा वहां से तो बिल्कुल सारे के सारे वोट गए ना। यहां पे कौमी असेंबली में क्या हुआ, कौमी असेंबली में 259 में से 258 ने इसकी हमायत में वोट डाला और सिर्फ एक खातून ने खिलाफ वोट डाला जो कि कशमाना तारिक साहिबा थी, मुस्लिम लीग काफ की। बाकी तमाम जमातों ने इसकी हक में वोट डाला कौमी असेंबली में। यानी आप जरा देखें, ठीक है, तमाम मुस्लिम लीग नून ने भी, पीपल्स पार्टी, सब ने। और जब सेनेट में गई तो सेनेट में तमाम सेनेट, मतलब किसी ने, एक आदमी ने मुखालफत नहीं की और इसको नए साल का तोहफा करार दिया गया इस 19वीं तरमीम को। अब हमें पता चल रहा है 2024 में जाके कि ये तो ज़बरदस्ती साइन हुई थी और फौरी तौर पे, हंगामी तौर पे एक आईनी अदालत अगर नहीं बनी तो पता नहीं क्या हो जाएगा मुल्क में। और यहाँ IMF के इश्यूज़ हैं, बाकी प्रॉब्लम, सिक्योरिटी क्राइसिस है, फॉरेन पॉलिसी देखें, बाकी इश्यूज़ देखें, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने कहा है कि बहुत किसी होता है ना कि किसी शख्स के ऊपर उसको कहेंगे एक ट्रक सर पे अपने उठाओ और ये 100 मील भागो, तो ये ऐसा काम इनको दे दिया गया है जो कि हो ही नहीं सकता, जो बहुत ही मुश्किल है। उसमें इलेक्शन कमीशन उधर फंसा हुआ है, उधर जज साहिबान, उधर एक अजीब एक क्यास है। तो मेरा ख्याल है कि इसको या तो असल में टाइम, देखें अदालत शायद बननी चाहिए थी, नहीं बननी चाहिए थी, दो पार्टियों का मुआहदा हुआ था तो वो उसमें पब्लिक डिबेट तो करवाए ना। और उसमें तो ये भी था कि MKM के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तो ये भी था कि MKM से कोई बात नहीं करेगा, और ये भी था उसमें कि जो एस्टेब्लिशमेंट से भी कोई बात नहीं करेगा। तभी वो टूट गया था अगले साल, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बैनर हुआ है। तो बहरहाल उस डिटेल में जाए, बगैर असल बात है कि अदालती इस्लाहत की जरूरत है। मैं ये बार बार कह रहा हूँ, इसमें अगर वो ऐसी चीज़ें आ जाए ना बहुत सारी
कि जिससे पब्लिक को ये फीलिंग हो, एहसास हो कि इसमें उनके लिए भी कुछ है। अदालती इस्लाहत तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना, तो उससे फिर ये होगा कि वो अदालतों में जो प्रॉब्लम्स हैं वो उससे हल होंगे। मुकदमात कितने हैं, क्या बहुत बड़ा इशू है वो, बहुत हद तक बातें दुरुस्त है। टाइमिंग्स क्यों, अचानक कैसे, और उसके नतीजे में अदारों के अंदर आपस में प्रॉब्लम और जज साहिबान के दरमियान बातें, तो देखें ये किस तरफ जाता है। टाइम, ये वक्त मुनासिब नहीं है, लेकिन ये कि बहरहाल यही वक्त है शायद। तो अब यह है कि देखते हैं कि ये किस तरह सिस्टम उसको कैसे क्या कहूँ मैं सिस्टम के बारे में। बारह अच्छा, अब ये है कि ये एक तो दूसरा जो इशू है वो एक एक फैल रही है जंग, ठीक है, और खूरेजी जो है वो अब ये बहुत आम हो गया है लफ्ज़ के क्या हम किसी वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं, किसी आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं, या हम रुक सकते हैं यहाँ पे, यानी बनी नौ इंसान यहाँ रुक सकता है या आगे बढ़ेगा। और उसमें 2-3 वाक़यात ऐसे हैं 24 घंटों में जो बहुत अहमियत है जिनकी। पहला वाक़या तो ये है कि जो मैंने कल भी बात की थी और मैं इससे पहले भी बात कर रहा हूँ, बार बार ये कह रहा हूँ कि हिज़्बुल्लाह को जो इसराइल है, इसराइल की शायद डिफेंस फोर्सेस नहीं, उनकी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं, लेकिन जो नेतन्याहू करंट रिजीम है वो अंडर एस्टिमेट कर रही है हिज़्बुल्लाह को और या लेबनान को, बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि बहुत से उन्होंने वहाँ पे जो भी पेजर्स और ये और वो सारा हुआ, उनका पैरेलल सिस्टम, मुतबादिल सिस्टम फ़ाल है और वो एक्टिव है, ठीक है। तो वो मतलब है कि फौरी तौर पे उनके वो सिस्टम जो है उनका फ़ाल हुआ। अच्छा, अब ये है कि आज जो है वो इसराइल की तरफ से कहा गया है कि जो रिज़र्व्स हैं, रिज़र्व्स को बुलवाया जाए, जो यानी जो फ़ौज में नहीं है बाकायदा रिज़र्व्स हैं उनको बुलाया जाए, और वो अब शुमाल की तरफ जाएंगे और लेबनान से जो जंग हो रही है उसमें वो हिस्सा लेंगे। अब सवाल ये है कि क्या ये ज़मीनी जंग होगी, क्या ये ग्राउंड ऑफेंसिव होगा, या ये कि ये अभी तक स्ट्राइक्स और मिसाइल्स और रॉकेट्स तक महदूद रहेगी। लेकिन जो सबसे एक अहम वाक़या हुआ है वो ये है कि जो कदर 1 के नाम से जो मिसाइल है वो हिज़्बुल्लाह ने तल अवीव पे मोसाद हेडक्वार्टर्स पे दागा है। ये तल अवीव जो है ये बहुत कोई पुराना कदीम शहर नहीं है, यानी ये जो शहर है तल अवीव, यरूशलेम की तरह की इसकी कोई तारीख नहीं है। ये यहाँ पे जाफा की बंदर पोर्ट है जो कि हैफा से थोड़ा फासले पे, ये मेडिटेरियन सी जो है इसके ऊपर एक जाफा की कदीम ये पोर्ट है, और ये वो इलाका है जहाँ पे जो शुमाली इसराइल में जहाँ पे बनी इसराइल का दान, जो दान साहबजादे जो थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के, वो दान जो जहाँ जिस इलाके में जाके आबाद हुआ था दान कबीला, तो बनी इसराइल का, तो वो इलाका जो है वो जाफा का इलाका है। अच्छा, तो ये ज़ाहिर पुरानी तारीख़, और क्योंकि ये साहिली है, मेडिटेरियन सी के वहाँ बंदरगाह है, तो जाफा के इलाके में जो है वो फिर ये हुआ कि जब ये ज़ायनिस्ट मूवमेंट शुरू हुई और प्रॉपर हुआ सारा सिलसिला, तो जर्मन थियोडोर हर्सल के नाम से एक उस ज़माने में एक किताब जो है एक आई सामने, और उस किताब जो है उस किताब के नाम से जो है ये एक नावल कह लें उसको, एन्यू लेंथ, ठीक है ना, यानी नया पुराना, नई पुरानी सरजमीन, यानी ऐसे करके उसका नाम। और उसको जर्मन ज़बान में वो किताब शाये हुई 1902, और 1906 में उसका जो इब्रानी ज़बान में तर्जुमा हुआ तो वो तल अबीब था, तो तल अबीब के नाम से उसका हुआ, तो वहाँ से जो है ये इसका नाम, ये जाफा के बिल्कुल
तो अब अभी भी इसको जो है तल अवीव याफो, बहुत से लोग तल अवीव नहीं कहते, तल अवीव याफो कहते हैं। तो ये एक ही उसमें यानी बहुत करीब है ये, यानी तल अवीव भी साहिली पट्टी है। और अगर आप उसमें ईस्ट यरूशलेम और वेस्ट जो यरूशलेम उनको अलग सेपरेट करें तो ये जो है ये फिर वो ये दूसरा बड़ा शहर, वरना सबसे बड़ा शहर है। तो ये बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि पुराना कोई तारीख़ी शहर तल अवीव नहीं है, तारीख़ में ये पुराना इलाका नहीं है। ये यहाँ पे आके यहूदी जो आ रहे थे यूरोप से, क्योंकि ये मेडिटेरियन है और मेडिटेरियन से वो यहाँ आते थे, तो यहाँ पे आके गुजरी सदी के शुरू में जहाँ पे वो बसना शुरू हो गए थे, जो आबादी में वो फिर जाफा की आबादी, वो तल अवीव किताब छपी, उसी के ऊपर नाम रख दिया उन्होंने और ये तल अवीव शहर बन गया। यहाँ पर मोसाद, ठीक है ना, जो डेविड बेन गोरियन ने जब कहा कि मोसाद कायम करें तो उसके हेड क्वार्टर और सारा वो यहीं पे, इसकी सबब में था, लेकिन अब ज़ाहिर के शहर के अंदर आ गया पूरा हिस्सा। और ये मोसाद बहुत यानी बिलो द रेडार ये काम करती रही एक तवील अरसे तक। इसके सरबराह का नाम किसी नहीं पता होता था। ये 1996 तक, 96-97 तक, ये इवन ये जब ये पूरा हुआ है लेबनान की जो खाना जंगी, और इसके दौरान तो मोसाद के सरबराह का नाम नहीं पता होता था। 4-5 नाम घूम रहे होते थे, इनमें से कोई एक मोसाद का सरबराह है। तो 90 की दिहाई में पहली दफ़ा वो नाम सामने आया, पब्लिक हुआ। अब ये कि उनके हेड क्वार्टर के ऊपर मिसाइल हिट हुआ है, मतलब हिट से मुराद ये के ऊपर उसको जो उनका एरो सिस्टम है उसने रोका है। और वो इसका मतलब ये है कि वो जो मिसाइल है वो सारे डिफेंस निज़ाम को तोड़ता हुआ तल अवीव में मोसाद के हेड क्वार्टर के ऊपर वो उसको तबाह किया गया। उसके नतीजे में सारी एम्बेसीज़ और सारा पूरा शहर जो है तल अवीव का हिल गया। और बरतानिया ने आज जो है वो 700 अपने जो फ़ौज के लोग हैं उनको मज़ीद 1000 पहले से मौजूद हैं साइप्रस में, कब्रस में, और मज़ीद 700 को वहाँ भेजने का ऐलान किया है कि एमरजेंसी में वहाँ से एवेक्यूएशन हो बरतानिया से। लेबनान में जितने भी बहुत बड़ी तादाद बरतानिया के लोगों की मौजूद है लेबनान में, तो वो फौरी तौर पे अगर सिचुएशन हो और इमीडिएटली उनको खाली करने का कहा है कि वो वहाँ से खाली करें और ख़ाली करके वो यहाँ से रवाना हों। अच्छा, अब इसमें जो दूसरा जो इशू है वो ये है, तो ये हिज़्बुल्लाह जो है वो अपने सारे मिसाइल्स को अभी भी फायर कर रही है, ठीक है। उन्होंने यानी, और उनके पास बहुत बड़ी तादाद में, अब देखें ना, अगर आप किसी भी मरहले पे आपको अगर बार बार ये आयरन डोम एक्टिव करना पड़े या बार बार आपको जो है वो अपने बाकी डिफेंस सिस्टम्स जो कि बहुत महंगे सिस्टम्स हैं वो अगर आपको करने पड़ जाएं, और अगर आप बार बार जो है वो वहाँ से सैकड़ों की तादाद में मिसाइल फायर हो रहे हों, अब भी जब आपने ऐलान कर दिया इसराइल ने कि जी हमने तो लॉन्चर्स को ही तबाह कर दिया, तो ये एक सिचुएशन ऐसी है जो कि एक ये नहीं समझें कि वो एक बहुत ही अजब सा एक कॉन्फ्लिक्ट है जो बढ़ रहा है। इसी के दौरान जो है वो एक और बड़ी अहम इसी से रिलेटेड एक और वाक़या बड़ा अहम हुआ है, और वो हुआ है कि यूनाइटेड नेशंस का इजलास जारी है और वहाँ पे मुख्तलिफ मीटिंग्स हो रही हैं, और ज़ाहिर है कि बायलैटरल मीटिंग्स हैं और अहम मीटिंग्स हो रही हैं सारी। लेकिन उसमें जो एक मीटिंग है, मेरा ख्याल है कि वो ज़रा उसको मैं काफ़ी सीरियसली या उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो इसलिए काफ़ी है कि जो मसूद पेशेकान हैं जो कि ईरान के सदर हैं, उनकी मुलाकात जो है वो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ मौजूद हैं, तो उनकी मुलाकात वांग यी से हुई है। तो चाइना की तरफ से कहा गया है कि बैरूनी जाहिरियत हुई। मैं कंप्लीट यहाँ पे जो CGTN ने जिस तरह से रिपोर्ट किया है 25th स्लाइड, मैं वो स्लाइड यहाँ पे दिखा के उसकी वर्डिंग आप देखें कि जिस तरह से उन्होंने चाइना ने ईरान को कहा है, जो मैसेज कन्वे हुआ है। 25th स्लाइड अगर हम दिखा सकें। अब ये जो है ना ये बढ़ गया है, यानी मसला ये है कि अब चाइना जो है वो इन्वेस्टमेंट से आगे है। पहली दफ़ा चाइना क्या बात कर रहा है, देखें, चाइना हैज़ ऑलवेज व्यूड इट्स रिलेशनशिप विद ईरान
from a strategic and long-term perspective and is willing to advance practical cooperation across various fields supporting the development of both nations. तो strategic बात तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी उन्होंने साथ ही इसके जो अगर हम आगे चलें इसी में तो वहाँ पर फिर वो ये कह रहे हैं कि जी सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और नेशनल डिग्निटी और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, ईरान के अंदरूनी मामलात में ये एक्सटर्नल सैंक्शंस हुए या प्रेशर हुआ तो चाइना कंटिन्यू करेगा सपोर्ट ईरान के लिए। अच्छा, ये मैं CGTN को कोट कर रहा हूँ, ठीक है। साथ ही उन्होंने जो है ये भी कहा कि जो जस्टिस है और बाकी मामला डेवलपिंग कंट्रीज़ के, उन्होंने कहा सऊदी अरेबिया का भी जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा सऊदी अरेबिया के साथ भी हमारे ताल्लुकात ऐसे ही रहेंगे और हमने अरब ममालिक और जो बाकी खित्ते के ममालिक हैं उनके और ईरान के दरमियान जो है वो ताल्लुकात की को बेहतर और रीजनल सिक्योरिटी के हवाले से। अच्छा, अब ये जो बात है कि चाइना की तरफ से, अच्छा अरब मीडिया ने इसको इसी तरह से कोट किया है, बिल्कुल, यानी ये तो चाइना का मीडिया हो गया, ईरान की मीडिया ने तो जाहिर है कि अरब मीडिया है वो इसको कैसे खबर कर रहा है। तो अगर मैं 24 स्लाइड, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड्स ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, 24 स्लाइड, तो चाइना प्लेजेस सपोर्ट फॉर ईरान, फॉरेन मिनिस्टर वेंसे, ये बहरहाल आप देखें टाइमिंग्स क्या है इसकी। और अरब न्यूज़ 26 चाइना प्लेजेस सपोर्ट फॉर ईरान। अच्छा, ये जो है ना, ये ज़रा यहाँ पर अब चाइना जो है वो एंटर द ड्रैगन, ठीक है ना, मतलब चाइना जो है वो सिक्योरिटी के लिए अब एंटर हुआ है। उसने कहा हम यहाँ पे किसी भी एक्सटर्नल थ्रेट्स और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस और इसमें जो है वो रीजनल, हमने सऊदी अरेबिया और रीजनल कंट्रीज और ईरान के दरमियान मामला को ठीक करवाए, साथ गजा के ऊपर बात की, साथ ये कहा कि ईरान को चाइना सपोर्ट करेगा किसी भी एक्सटर्नल थ्रेट्स की सूरत में। इसी दौरान जो है वो चाइना ने एक और आज काम हुआ है चाइना की तरफ से। चाइना ने 44 साल के बाद, आफ्टर 44 ईयर्स, चाइना ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया है 1980 के बाद, 44 ईयर्स। और वो जो इंटरकॉन्टिनेंटल, ये हमारे यहाँ भी लफ्ज़ काफ़ी इस्तेमाल होता है ना, होटल चेन्स। इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब है दो कॉन्टिनेंट्स के दरमियान मिसाइल का टेस्ट हुआ। यानी अब मुझे बताएं, चाइना तो एशिया में है, तो किस बर्रे आज़म के खिलाफ ये गिरा? पैसिफिक के अंदर टारगेट को इसने हिट किया है, समंदर में टारगेट को हिट किया है, समंदर में गिरा, पैसिफिक में। अब मुझे ये बताएं कि ये जो है ये हमने तो ये वो भी इसकी जो है ना वो यानी वो जो सुई चलती है, ये आपको पता है घड़ी लगी हुई है आर्मागेडन के हवाले से। वो घड़ी जो है उसका, उस पर कल बात करूंगा मैं डिटेल में, उसका टाइम पीछे कर दिया हुआ है। वो एक प्रॉपर घड़ी है जो आर्मागेडन के हवाले से दुनिया में बनाई हुई है, जो ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट वगैरह इन्होंने, बहरहाल एनीवे, तो उसी का क्लिप है कि ये जो है ये जो DF-41 उसके अंदर बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है। ये इसकी जो स्ट्राइक है, चूँकि ये मेन लैंड अमेरिका तक जाता है। अब ये इन्होंने आज जो इन्होंने आज इसको टेस्ट किया है जी, तो उसके नतीजे में जो है एक जाहिर है कि एक अच्छा, ग्लोबल टाइम ने सिंपली कहा है कि भाई PLA का जो रॉकेट है, 20 स्लाइड हम देखें तो उन्होंने कहा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कॉन्टिनेंट्स के दरमियान। तो जाहिर है ये अब एशिया में तो किसके खिलाफ करेंगे? एशिया में तो नहीं करेगा ना, इंटरकॉन्टिनेंट, वो तो एक ही कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी नहीं। तो ये अमेरिका ने इसको ऐसे ही कहा है कि भाई ये मतलब है। और ये बाइडेन की जो कल, प्रेसिडेंट बाइडेन की जो कल की तकरीर थी चाइना का जो जिक्र किया, उसके ये 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने 44 साल के बाद ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है। और उन्होंने कहा हमने कंसर्न पार्टीज़ को, मुल्कों को बता दिया था कि ये मिसाइल हम टेस्ट करने जा रहे हैं। जापान कह रहे हैं कि हमें नहीं बताया। तो जापान जो है वो मतलब वो एक हटो बचो सिचुएशन में आ गया कि ये इतना बड़ा टेस्ट 44 ईयर्स के बाद हुआ है। अच्छा, अब इसमें जो है ये इसकी जो टाइमिंग्स हैं, बस ये है कि वो जापान कह रहा है कि हमें ये नहीं बताया गया, और चाइना ने ये हिस्टोरिकल वाक़या है क्योंकि 44 ईयर्स के बाद इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट हुआ। अच्छा, ये सारी इवेंट सारे एक साथ हो रहे हैं। ज़ेलेंस्की पहुंच गए हैं वहाँ पे, ठीक है, और वहाँ पर वो उनकी जो है वो जाहिर है कि वो मुलाकात होगी, मुलाकात में वो कहेंगे कि ये आखिरी मौका है
कि वो कहेंगे कि भाई हमें आप ये जो स्टॉर्म शेडोज़ हैं वो इस्तेमाल करने की इजाज़त दें, और जो दूसरे आपके मिसाइल्स हैं अमेरिका के वो भी आप इस्तेमाल करने की इजाज़त दें। तो वो बाइडन अब देते हैं नहीं देते, क्योंकि सारी दुनिया की तवज्जो इस पर चली गई है कि ये चाइना का एक स्टेटमेंट जो आया है कि हम इसमें सिक्योर करेंगे अगर ईरान के ऊपर कुछ, क्योंकि ईरान के साथ उनका कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। सऊदी अरेबिया के साथ भी उनकी जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। यूएई के साथ भी उनकी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो अब ये है कि वो उसका उन्होंने ये स्ट्रेटेजिक हवाले से बात की, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये उन्होंने कहा है कि हम इसको चाइना को मतलब इस मरहले पे उनका ये बयान है। अच्छा, अब यहाँ पर ये है सूरत हाल कि ये तो इसका सीज़ फायर अब अगर होगा तो वो होगा क्योंकि अब हमास एक तरफ है, अब है लेबनान। मैं वो बात कहता हूँ, वो तमाम लोग जो लेबनान की जिन्होंने सिविल वॉर को देखा है या पोस्ट सिविल वॉर को देखा है या हिजबुल्लाह को देखा है या हिजबुल्लाह को बंदे, वो हिजबुल्लाह के जो लोग आप उनकी एक बंदे को हटाएं दूसरा आ जाता है, दूसरा पहले से ज़्यादा कमांडर उनका जो ट्रेंड होता है, वो एक बंदा दूसरा तीसरा चौथा वो कतार दर कतार। तो अब ये है कि उन्होंने फ़ौरन ही ये सारे लॉन्चेस ख़त्म हुए तो उन्होंने वो अपना फायर किया, जो कि पहली दफ़ा तल अवीव पे कभी फायर नहीं हुआ। यानी अभी तक हिजबुल्लाह तल अवीव के ऊपर है, मोसाद हेडक्वार्टर पर अगर वो यानी वो गिर जाता तो मोसाद हेडक्वार्टर ने उड़ना था। तो ये बैरूत और तल अवीव अब कैपिटल्स तक चला गया मामला। अब ना ये शुमाली इसराइल है ना ये साउथ लेबनान है, ये कैपिटल्स की बैरूत और तल अवीव, और उनके पास इतनी बड़ी तादाद में आर्सेनल हैं कि इनके पास वो मतलब है कि एक कभी रिस्क नहीं ले सकते ना कि एक भी गिर जाए तल अवीव पे। मतलब है कि वो अगर 400 फेंकते हैं 300 फेंकते हैं तो वो एकदम से वो, और इधर से हुती स्टार्ट कर देते हैं उधर से, अभी ये ख़राब हो सकता है मामला सारा। इस वक्त मामला बड़े ख़राब हो सकते हैं, और वो जाहिर है कि सीज़ फायर अब तो हमास के साथ क्या होगा सो होगा। अब तो हिजबुल्लाह जो है वो इसमें आ गया, और साथ ईरान है, और ईरान के साथ चाइना आ गया है, और वो उधर जो है वो रशिया बैठा हुआ है, गोलान की पहाड़ियों पे रशिया बैठा है, रशियन फोर्सेस बैठी हैं गोलान में। मैं बार बार बात कहता हूँ कि सीरिया में, यानी मैंने शायद अपनी ज़िंदगी पहली दफ़ा प्रॉपर रशियन ट्रूप्स देखे वहीं सीरिया में प्रॉपर। अच्छा, तो वो उनकी बेस प्रॉपर रशियंस जो है ना वो वहाँ बैठे हुए हैं, मतलब होता है ना कि वो ताक लगा के, वैगनर ग्रुप भी है, दूसरे प्रॉपर बैठे हुए हैं रशियंस। अच्छा, अब इस सिचुएशन में ये एक बड़ा, हालांकि इस महाज ये जो भी था इसको शुरू में करते थे ना, ये बिल्कुल जैसे ये बहुत अच्छा है, मैं बताऊं ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है कि यूरोप सकिन नहीं हुआ इसमें। यूरोप मतलब है कि वहाँ पर ये पूरा यूक्रेन और रशिया और पूरी एक उधर मतलब सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को। अच्छा, यूक्रेन ने अपना विक्ट्री प्लान जो है उसमें ये भी है कि उसकी कंडीशन ये है कि आप मुझे नेटो में शामिल करें, नेटो में शामिल करेंगे तो मैं जीतूंगा वरना नहीं जीत सकता। उसका विक्ट्री प्लान का ये भी उन्होंने जो कंडीशंस रखी हैं उसमें ये नहीं है सिर्फ असला यूज़ करने दिया जाए रशिया में, बल्कि ये भी फौरी तौर पर हमें नेटो में लिया जाए। तो ये तो नॉन स्टार्टर है। अब ये है कि लेकिन यूरोप जो है वो इसमें पीस समिट की भी बात कर रहा है, और बात साथ साथ ये भी कर रहा है यूरोप के इसको कैसे आगे लेके जाएं, ठीक है ना, मतलब इसको यहाँ पे कैसे एक्सकेलेशन को कैसे रोका जाए। मतलब पुतिन जो है वो उनको भी रोका जाए, नेटो के मुल्क यूरोप की वो भी इन्वॉल्व ना हो इसमें। साथ ही यूरोप पूरी कोशिश कर रहा है यूरोप सिंसियरली कि ये जो है ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो गजा वाला। लेकिन ये अब इसमें चूँकि लेबनान आ गया है एज अ मुल्क, तो इसीलिए लेबनान के अगेंस्ट तो कोई भी नहीं जाएगा ना। लेबनान तो एक ऐसा मुल्क है जिससे हर मुल्क अपने ताल्लुकात अच्छे रखना चाहता है। अच्छा, अब इसमें लेबनान का इशू है। तो अच्छा, तीसरा जो इशू यहाँ पे खड़ा हो गया दरमियान में वो ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो मुलाकात हुई थी यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन, देखिए कुछ अंदर ही अंदर चीज़ें ऐसी पकड़ी होती हैं जो अचानक एक चीज़ होती है फिर उसके दूसरी चीज़ आ जाती है सामने। अब जनाब ये हुआ है कि फिर फाइनेंशियल टाइम्स ने कल रिपोर्ट दी थी कि 2 बैंक उनके इस्तेमाल हो रहे हैं रशिया के लिए, और आज जो फाइनेंशियल टाइम्स है उसने एक और बड़ी रिपोर्ट उसने छापी है, और वो जो रिपोर्ट है उसने FBI के हवाले से, और उनका कहना ये है 14th स्लाइड, वो कहते हैं कि जो FBI है वो सिलिकॉन वैली में जो
पिछले सालों में कामयाब तरीन स्टार्टअप्स बने जो कि अल्टीमेटली बिलियनर हो गए आगे जाके, स्टार्टअप्स जो कि मुख्तलिफ टेक कंपनीज में, तहकीकात कर रही है कि उनके पीछे चाइना का पैसा था। जो सबसे ज़्यादा कामयाब होने वाली स्टार्टअप्स हैं 360 स्टार्टअप्स, उनके पीछे चाइना का पैसा था। ये 14 स्लाइड है। अच्छा, इसमें जो एक तो आ गया ना, इसमें हॉर्न कैपिटल। अच्छा, अब जो हॉर्न कैपिटल है वो मेन है। हॉर्न कैपिटल जो है वो हॉर्न कैपिटल मेन है। देखिए, इसको यहाँ पे अगर हम रोकें तो एंजल, अच्छा इसमें हॉर्न कैपिटल ने एंजल लिस्ट को किया। एंजल लिस्ट जो है, एंजल लिस्ट खुद आप समझें कि स्टार्टअप्स को पैसे देती है। यानी आप यूं समझे ना कि एंजल लिस्ट जो है वो खुद 2015-16 में कायम हुई और वो आगे जो है वो उसको जो है वो ये खुद उसको जो है वो उसको पेमेंट होती है। हॉर्न कैपिटल के पीछे चाइना है। हॉर्न कैपिटल ने आगे एंजल लिस्ट को कहा कि आप छोटे छोटे स्टार्टअप्स को बनाएं। अब जो एंजल लिस्ट है उसने स्टार्टअप्स को पैसे देने शुरू कर दिए कि आप बनाओ पूरी दुनिया में, सिलिकॉन वैली से। और बहुत सारे बड़े स्टार्टअप्स जहां सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई एंजल लिस्ट की, वो इंडिया है। ठीक है, और इंडिया जो है ये अगर मैं यहां पे दिखाऊं ना, अच्छा इसमें जो स्ट्राइप, ये जो स्ट्राइप के नाम से वो जो पेमेंट्स होती है ना, वो भी उसके पीछे भी चाइना का पैसा है 360। अच्छा, ये अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं ये फोर्ब्स को 16th, ये कोलिजन ब्रदर्स बिल्ड स्टाइप इनटू 95 बिलियन यूनिकॉर्न की बन गई और इंडिया प्लान टू स्टे ऑन टॉप। लेकिन ये बार बार ये बात माजी में होती रही है कि इसके पीछे जो है वो कहीं चाइना का पैसा ना हो। अच्छा, चाइना का पैसा इसके पीछे निकला है और ये अब एक नया आप समझें कि हर रोज़, अब मैं यहाँ पे 18th स्लाइड कोट कर रहा हूँ, एंजल लिस्ट ब्रिंगिंग सिंडिकेट फंड्स टू इंडियन स्टार्टअप्स बट देयर इज़ अ कैच। ये टेक इन एशिया पहले मेंशन कर चुका है। ठीक है कि एंजल लिस्ट जो है वो 360 मिलियन ऑनलाइन ये स्टार्टअप्स के लिए दिए हैं और ये सारा कुछ हुआ है, इंडिया में बहुत हो रहा है। लेकिन ये बात वो पहले मेंशन, उस वक्त ये टेंशन नहीं हुई थी। कौन सी? ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे ख्याल से 2017 या 18 का है। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये उस वक्त है जब ये दो कलाम भी नहीं हुआ था गालिबन, और ये चाइना की और इंडिया के ताल्लुकात कशीदा नहीं थे। उस वक्त ये बने स्टार्टअप स्टार्ट हुए, इन्होंने आके इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट की और वो जो इन्वेस्टमेंट है ये एंजल लिस्ट अगर आप जाएं तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो करके बड़े स्टार्टअप्स हो गए। अब पता चल रहा है कि उसके पीछे तो चाइना है और चाइना ने सिलिकॉन वैली में इन्वेस्ट किया और ना सिर्फ स्टार्टअप्स में किया बल्कि एंजल लिस्ट में कर दिया जो आगे स्टार्टअप्स को पैसे देता है। वो उन्होंने दुनिया भर में पैसे देने शुरू कर दिए और यहां पर भी इन्वेस्ट कर दिया लाके। अब जाहिर है कि जब स्टार्टअप पे पैसा लगाते हैं तो एक उसमें वीसी का भी तो कॉन्सेप्ट है ना कि वो शेयर फायदा उधर भी रखता है, आगे भी देता है। वो स्टार्टअप्स का अपना एक वीसी जैसे भी उनका होता है सिलसिला। तो चाइना जो है वो सिलिकॉन वैली में था इतने सालों से, अब वो एफबीआई तहकीकात कर रही है और ये एक अजीब, और ये जो है यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि एक कोई स्टोरी फाइल की है, उन्होंने कहा एफबीआई तहकीकात कर रही है इसकी, और ये बड़ी हद तक यानी पेपर्स हम डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं कि इसके पीछे चाइना है और तहकीकात आगे पहुंच चुकी हैं। अब मुझे बताएं सिलिकॉन वैली में चाइना घुसा हुआ है, तो ये एक नया रौला है। और चाइना की वो टेक की तो दो चीज़ें खबर आई, तीन चाइना के वाले से ना, एक तो मिसाइल टेस्ट हुआ, अच्छा एक जो है वो तीसरी जो खबर है ना, मैं इससे पहले कि मैं ब्रेक लूँ, तीसरी खबर थोड़ी सी वहाँ एशिया सोसाइटी में गए हैं जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, वो सिचुएशन अभी तक ठीक नहीं है जो एशिया सोसाइटी से एड्रेस की है जयशंकर जी ने। तो चाइना के साथ ताल्लुकात उन्होंने भी कहा था 70-75% मामला हल हो गए, लेकिन मैं उन्हीं की मीडिया को कोट कर रहा हूँ, ये 34 स्लाइड, इंडिया चाइना रिलेशन सिग्निफिकेंटली डिस्टर्ब है, वो कह रहे हैं। ठीक है ना, इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ये 75% इशू सॉर्टेड आउट रिमार्क के, ये इन्होंने हफ्ते 10 दिन पहले ही कहा था कि 75% मामला तय हो गए। लेकिन अब वो उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है कि वो कहते हैं इंडिया टुडे जैसे कह रहा है 35 कि मैंने ये कहा था कि मतलब वो फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था कि जो सिर्फ डिसंगेजमेंट के ऊपर गुफ्तगू आगे बढ़ेगी, जो मशरक़ी लद्दाख का इलाका है वहाँ के हवाले से मैंने बात की थी, बाकी सारे इश्यूज और कुछ भी अपनी अपनी जगह डिस्टर्ब हैं, बहुत ही ख़राब है। तो ये तो बड़ा अच्छा था कि एक
डीएस्केलेशन की तरफ मामला जाता और 75% इश्यूज अगर रिजॉल्व हो गए थे तो फिर थोड़े से रह जाते। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये तो, और इंडियन मीडिया ये ने वहाँ सवाल किया कि आपने तो कहा था इशू रिजॉल्व हो गए, उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत डिस्टर्ब है और ये हिस्टोरिकली डिस्टर्ब है। अब चाइना ईरान, चाइना की स्टोरी, ये फाइनेंशियल टाइम्स, सिलिकॉन वैली, चाइना इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, और जयशंकर जी, इजी नहीं है। और मुझे बताएं कि अगर टेक्नोलॉजी इंडिया में आ गई, ये पूरी दुनिया में फैल गई और ख़ास तौर पे इंडिया में आई, ये एंजलिस्ट ने बहुत इन्वेस्ट किए इंडियन स्टार्टअप्स को, इसके पीछे अगर चाइना का पैसा है तो डिस्कस करते हैं, गड़बड़ है जी। वक्त वाले उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, क्या पीटीआई आईनी तरमीम के मामले पर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की मेज़ से बैठेगी? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये हुकूमत तो खुद जो ये सेटअप है, अरेंजमेंट है, इसके अंदर खुद बड़ी दरारें पैदा हो रही हैं। मुख्तलिफ शख्सियात जो हैं वो दोनों जमातों में सवालात हैं। मेरे कुछ लोगों से बात हुई दोनों पार्टीज़ के अंदर, पीपल्स पार्टी में भी और जो है वो, क्योंकि वो जो मुसव्वदा है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इशू है ना कि वो कैसे हुआ, कहाँ था, क्या हुआ उस दिन, अब दोबारा क्या होगा, फाइनल मुसव्वदा कौन सा आएगा, मतलब मौलाना साहब का इनपुट उसमें क्या होगा, ठीक है ना, और पीटीआई का इनपुट क्या होगा, मतलब कैसे होगा, मतलब मुस्लिम लीग नून गालिबन कोई और बात कर रही है जो अभी तक बात समझ में आती है, और पीपल्स पार्टी शायद किसी और अंदाज में लेकिन वही बात कर रही है आईनी अदालत वाली। तो लेकिन वो मुसव्वदे में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि मौलाना साहब तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर अभी राज़ी होंगे, और वो अंदर चूँकि सवाल उठने शुरू हो गए ना, भाई क्यों इसके नतीजे में ये पूरा एक सेटअप जो है इसको क्या ज़रूरत है इस वक्त हिलाने की, और सूरत हाल ऐसी है कि जिसमें और बहुत सारे इश्यूज़ हैं मुल्क में। ये आप देखें रीजनल जो क्राइसिस एक्सलेट हो रहा है, लेकिन अब इसमें अच्छा इसमें मुमकिनात क्या हैं। अब इसमें ये जो इसराइल और लेबनान के दरमियान, एक तो ये कि इसराइल दाखिल हो जाए, यानी ट्रैप हो जाए और दाखिल हो जाए लेबनान के अंदर, अच्छा यानी एंटर हो जाए बिल्कुल उसी तरह जैसे ज़ेलेंस्की कर्ज के अंदर दाखिल हो गए थे। और नहीं, लेकिन लेबनान का तो इसराइल दाखिल होगा ना खाली, और वहाँ पर अमेरिका, और पहले दूसरे हालात थे, पहले वहाँ हालात कुछ और थे कि यूएस जो है एम्बेसी पे अटैक हुआ था, फ्रेंच एम्बेसी पे अटैक हुआ था, फ्रांस का ताल्लुक बनता है, वो मैंने कल भी बताया था कि पुराना, तो वो अब वो हालात नहीं है। अब जाहिर है कि अमेरिका भी एक उनके ताल्लुकात हिजबुल्लाह के साथ भी बैकडोर डिप्लोमेसी है, फिर चाइना के दरमियान में ईरान के साथ अपनी बात जाहिर कर रहा है। ये वो सूरत हाल नहीं है जो पहले थी, और अरब ममालिक उस वक्त जो है वो बिल्कुल फ़लस्तीनी, वहाँ पे हिजबुल्लाह तो बाद में बनी, तो वहाँ अमल मूवमेंट, और ये मैं पहले बात कर चुका हूँ, अमल जो है हरकतुल अमल वो भी शिया मूवमेंट थी, लेकिन उसको तो वो फ़लस्तीनी अलग थे वो, लेकिन अब वो पूरा सिनेरियो अलग, वो कोल्ड वॉर का दौर है, यानी वो 90 में ख़त्म हुई है, तो आप देखें ना 90 के साथ ही ये कोल्ड वॉर एंड हो रहा है और सोवियत यूनियन टूट रहा है, तो ये 75 से 90। अब इसमें इशू ये है कि एक ऑप्शन तो इसमें यह है कि वो साउथ में दाखिल हो जाए इसराइल। पहली दफ़ा जो है वो डेविड स्लिंग यूज़ किया इन्होंने तल अवीव पे रोकने के लिए, वरना तल अवीव के लिए अमूमन इन्होंने आयरन डोम ही बनाए थे, वही काफ़ी थे। ये जो सेकंड टियर है जो एयर डिफेंस सिस्टम की, वो इन्होंने फर्स्ट टाइम यूज़ की है। अच्छा, अब इसमें जो है वो तो वो रॉकेट्स और वो सारा सिलसिला, और वो उधर से गोलान के ऊपर से शुरू हो जाएगा और हुती स्टार्ट हो जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। चाइना की आज की जो स्टेटमेंट है उससे काफ़ी एक दो तीन चाइना की तरफ से मैसेज ऐसे गए ना, क्लियर कट, दुनिया थोड़ी सी हिली है। और ये जो स्टोरी है कि ये एंजल लिस्ट के पीछे FBI तहकीकात, अब FBI ने क्या इंडिया को बताया है, और क्या FBI ये पूरे जो स्टार्टअप्स हैं जो आगे गए, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये कैसे बना, क्या हुआ, क्या इसमें, तो ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। अच्छा, अब ये जो है इसमें तो ये FBI तहकीकात कर रही है। फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी को मैं बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, ठीक है, कि इनकी एंजलिस्ट के पीछे, और एंजलिस्ट ने आगे 360 कंपनीज को, स्टार्टअप्स को, जो कि बड़ी यूनिकॉर्न्स बनी, जो बड़े स्टार्टअप, उनको फंड किया। दूसरा जो इसमें इशू, एक पॉसिबिलिटी तो कि इसराइल दाखिल हो जाए, दूसरी ये है कि इन दोनों के दरमियान एक सीज फायर हो जाए, इसराइल और लेबनान के दरमियान, जिसके लिए पूरी दुनिया अमेरिका समेत इस वक्त भरपूर कोशिश कर रही है कि सीज फायर हो दोनों के दरमियान, और सीज फायर लिंक्ड होगा सीज फायर जहरियत रुकने से गजा में। तीसरा ऑप्शन ये है कि
जो दोनों के दरमियान एक बड़ी जंग हो जाए, फुल फ्लैश वॉर हो जाए इसराइल और लेबनान के दरमियान। ये दिन में रखें 2006 में हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान लड़ाई हुई थी। मतलब मैं जब 2006 में गया हूँ वहाँ पे, तो जो शुमाली इलाका है जहाँ पे मैरोनाइट किचन, तो वहाँ पर यहाँ पर बॉम्बिंग हो रही होती थी, वहाँ पर आराम सुकून से रात को होटल्स खुल रहे हैं, वो पहाड़ियाँ हैं ज़बरदस्त किस्म की, पहाड़ों पर लोग बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कि वो शीशा पी रहे हैं बैठे हुए, वो खाना खा रहे हैं, वो आराम कोई वो पूरा लेबनान अब इसमें हिट हो रहा है। ठीक है, और लेबनान ये वो 2006 वाला नहीं है, ये दाइश और ये सारा जो गड़बड़ घोटाला हुआ है इराक में और सीरिया में, उसके बाद बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे डिस्प्लेस्ड लोग हैं। अब ये सूरत हाल है कि तीसरा ऑप्शन ये है कि फुल फ्लैश जंग हो जाए। पहला ये है कि लेबनान दाखिल हो जाए, लेबनान दाखिल होगा तो वो भी फुल फ्लैश जंग की तरफ ही जाएगा मामला। ये है कि सीज़फायर हो जाए जो कि गजा के साथ लिंक्ड हो, और फिर ये है कि ये रीजन में फैल जाए जंग, जिसके अभी तक जो बात हो रही है लोगों से, जिसके इम्कानात कम हैं कि फुल फ्लैश रीजनल वॉर शुरू हो जाए, यानी सारे मुल्क कूद गए बीच में, और वो शायद ना हो और होनी भी नहीं चाहिए। इसमें ऑप्शन यही है कि इसको यहाँ पे रोका जाए। जब आप इसको डिले कर, लेकिन फिर वही बात कि ये तो चलें, एक तो हिजबुल्लाह तो किसी सूरत नहीं छोड़ेगी, वो तो जाएगी पीछे, जो है ना वो तो 100 साल भी लग जाए पीछे जाएगी, उनके जो लोग हिट हुए हैं हम, और ये जो है ये इस्माइल हानिया और बाकी सारे जो उनके पीछे जाएंगे, ये तो जाएंगे ही जाएंगे लोग। सवाल ये है कि वो जो 43 या 45 हज़ार जो शहीद हो गए हैं लोग गजा में, वो जो कब्रिस्तान बन चुका है पूरा, उधर क्या हो रहा है? 1 साल होने को है। 7 अक्टूबर से आप देखें, ये अक्टूबर आ रहा है और 2,000 पाउंड वजनी बॉम्ब्स रमज़ान से पहले हो जाएगा, ईद से पहले हो जाएगी सीज़ फायर, बकरा ईद से पहले हो जाएगी, नया साल शुरू होने पहले हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब किसी भी वक्त हो जाएगा, ये होने अगले हफ्ते ये करते करते। और उनके अंदर ये बड़ा शिद्दत से एहसास है इस वक्त कि हमें दूसरे मुल्कों ने धोखा दिया है। हालांकि दूसरे मुल्कों ने धोखा नहीं दिया, वो सिंसियरली ये समझते भी हैं लोग, लेकिन एक जाहिर है कि नीचे जो ग्राउंड पे जो फाइटर्स होते हैं या बाकी, वो इसको किसी और अंदाज में ले रहे होते हैं। अब इसमें इशू ये है कि वो हमें धोखा दिया है सीज़ फायर, तो वो इसमें अगर अभी तक तो आप देखें ना कि सिर्फ हुतीज़ ने हिट किया है, ये मुख्तलिफ जो रिपर्स को गिराना और ये वो सारे। हिजबुल्लाह मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकन या वेस्टर्न, क्योंकि वो अमेरिका चाह रहा था, एमॉस होस्टन जो है वो सिंसियरली चाह रहा था, ये बंदा जो इनके एनवॉय हैं, कि सीज़ फायर हो जाए। एमॉस होस्टन सिंसियरली चाहते सीज़ फायर हो, और यहाँ पर बहुत लोग जो हैं CIA चीफ और ये, क्योंकि ये नेतन्याहू मतलब एक बस वो एक्सलेट होता गया, फिलाडेल्फी कॉरिडोर में पीछे रह गया, मतलब फुल फ्लैश जंग जो है वो इसराइल से लेबनान से हो गई। अच्छा, इसमें अब आप देखें ना कि ये फटा पड़ा हुआ था कैसे, ये तो हमास के साथ स्टार्ट हुआ था ना गजा, उसके बाद इसमें इजिप्ट, फिलाडेल्फी कॉरिडोर वो दरमियान में है, और साथ ही ये उन्होंने कहा कि 1 मिनट हम संभालते हैं, सारे इश्यूज़ को आप छोड़ें, हम संभालते हैं। तो ये हिजबुल्लाह ने अपने ऊपर लिया, उनके ऊपर अटैक्स हुए, वो बिल्कुल आप समझे ना कि मतलब बिल्कुल तैयार इसके लिए कि वो तैयारी किस दिन के लिए करी, इसी दिन के लिए तैयारी कर रहे थे ना, कई सालों से जो इतने मिसाइल उन्होंने बना के रखे हैं। और जो इसराइल था वो शायद इसके लिए तैयार नहीं था कि ये एक पूरा साल गुजर जाएगा और या ये सिनवर हत्या नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो इशू ये है कि अब जो है वो एक बात ये क्लियर हो रही है, यहाँ से एक और बात पता चलती है कि टेक्नोलॉजी में जो बढ़तरी है टेक्नोलॉजी में, और ये आपने एक्सप्लोजिव्स को जिस तरीके से भी आपने उनको, चाहे उसमें मेलवेयर डाले या जो भी कुछ हुआ, या वॉकी टॉकी सारे, लेकिन जो ग्राउंड ऑफेंसिव है या जो मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी है, या जो हेलीकॉप्टर्स के क्रैश हो रहे हैं, या ये सारा, और ये अपनी जगह की इतनी अहमियत रखते हैं। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी हो भी और ये आपके पास आर्टिलरी तैयार ना हो, अभी तो वो उनके पास जो मतलब पता नहीं खुदा न जाने कितने लाख तो उनके पास ग्राउंड ट्रूप्स हैं, उनके पास, इसराइल के पास भी बहुत हैं। लेकिन सवाल है, इसराइल की आर्मी एग्जॉस्ट हो गई है ना, लड़ के हमास आगे पीछे, सायरन सुबह शाम। तो वो अब इशू ये है कि अब इसमें या तो सीज़ फायर हो जाना चाहिए फौरी तौर पर, और दूसरी बात ये है कि इसमें ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बाइडेन ने उधर से तकरीर की, उधर से बाइडेन ने कहा कि ये चाइना के बारे में बात की, उधर चाइना ने
इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल था। डॉक्टर यूनुस जो हैं उन्होंने एक क्लाइमेट के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है, जिसमें वो बिल्कुल बिल क्लिंटन के साथ बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, और साबिक सदर बिल क्लिंटन के साथ, और उनकी प्रेसिडेंट बाइडेन से भी मुलाकात है 1-on-1। तो ये जो सारे अब वहाँ पे मामलात हो रहे हैं, देखना ये है कि यूक्रेन की जंग को कैसे ख़त्म किया। अच्छा, उन्होंने ये ज़ेलेंस्की ने कहा है कि जो समिट है उसमें हम इंडिया को बुलाएंगे। इसका मतलब इंडिया में तो समिट नहीं हो रही ना, पीस समिट की जो बात चल रही थी, और पीस समिट फिर कहाँ होगी जिसमें रशिया जाएगा। ये पीस समिट जो है, मेरा नहीं ख्याल कि रशिया उस समिट में जाएगा जो कि यूक्रेन बुलाएगा। तो यूक्रेन की जंग भी फंसी हुई है, इधर जो है ये जंग आगे बढ़ रही है, और चाइना की तरफ से 2-3 बातें हुई हैं। लेकिन मेरे लिए FBI की जो इन्वेस्टिगेशन है ये ज़्यादा कंसर्निंग, बहुत कंसर्निंग है कि चाइना अगर 2015 से इन्वेस्ट कर रहा है सिलिकॉन वैली में, और इस बात का किसी को इल्म नहीं था, और FBI काफ़ी अरसे से तहकीकात करके अब इस जगह पे पहुंची है कि उन्होंने ये स्टोरी दी है फाइनेंशियल टाइम्स को, तो फिर चाइना की इन्वेस्टमेंट्स कहाँ तक आगे पहुंची हैं और कहाँ तक पेनिट्रेट कर रही हैं चाइनीज़ फर्म्स। ये अब बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है अमेरिका के लिए भी, और यकीनन जहाँ एंजल लिस्ट ने और बाकी जो सिलिकॉन वैली के थ्रू जो पैसा आ रहा था, वो अब मैटर ऑफ कंसर्न है बहुत। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों को दुआ के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।